हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं आयुष कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा कि धारा 80C के अंतर्गत कटौती का पार्ट 2 यानी कि धारा 80C के अंतर्गत जो छूट मिलते हैं, कटौती मिलते हैं एक व्यक्ति को, उसका पार्ट 2 जो कि मकान के संबंध में है। तो यदि आपको इसमें इस पॉइंट में डाउट है तो बने रहिए मेरे साथ और आखिरी तक देखिए वीडियो को, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जाइए, बेल आइकन दबाइए और ऑल कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि 80C के अंतर्गत पार्ट 2 देखिए आपने क्या है कि धारा 80C के अंतर्गत कटौती भुगतान के संबंध में पार्ट 2 में क्या रखा गया यहाँ पे, मकान के संबंध में, यानी कि मकान के संबंध में कोई यदि एक व्यक्ति की दशा में यदि कोई जमा करता है फंड में या योजना में, कोष में जमा करना है तो उसको कितना छूट मिलेगा, कितना कटौती मिलेगा। सबसे पहले बता दूं कि इसका जो 80C है, 80C में चाहे पार्ट 1 हो, 2 हो, मकान के संबंध में हो, चाहे जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में हो या प्रोविडेंट फंड के संबंध में, किसी के भी संबंध में क्यों ना हो, टोटल मिला के उसको अधिकतम कटौती मिलेगा 1.5 लाख, उससे ज्यादा उसको नहीं मिल सकता है। पहली बात यह है। अब दूसरी बात देखिए कि हम लोग किसके संबंध में देख रहे हैं, मकान के संबंध में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी। इसका मतलब है कि एक कंपनी जिसका उद्देश्य भारत में मकान बनाने और खरीदने के लिए वित्तीय ऋण की प्रदान करना, यानी कि यहाँ पे जैसे कि दीर्घकालीन ऋण की प्रदान करना, यानी कि एक कंपनी का उद्देश्य है कि लोगों को दीर्घकालीन ऋण देना ताकि वो घर बना सके, रहने के लिए रह सके, निवास कर सके, ऐसा उसका उद्देश्य है। और उस कंपनी जो है वो कंपनी सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिए। तो उसको, और वो जो कंपनी है उस कंपनी की जो योजना रहता है, जो कोष रहता है, उसमें यदि कोई व्यक्ति उसको दान कर देता है, अनुदान देता है, तो उसको छूट मिलेगा 80C के अंतर्गत। और अधिकतम इसका सीमा है 1.5 लाख, उससे ज्यादा इसको छूट नहीं मिल सकता। दूसरा यहाँ पे देखिए कि यदि कोई संस्था होता है जिसका उद्देश्य ग्राम में जाना, ग्राम का सुधार करना, ग्राम का विकास करना, कोई कस्बा है, शहर है जिसका सुधार करना, विकास करना, ऐसा उद्देश्य रहता है किसी संस्था का या किसी प्राधिकरण का, तो वो भी छूट मिल जाएगा 80C के अंतर्गत। लेकिन वो सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिए, वो सरकार द्वारा अधिसूचित होना चाहिए। उस प्राधिकरण के, उस संस्था के जो जमा योजना है, उस जमा योजना में कोई व्यक्ति यदि उसमें अनुदान करेगा, जमा करेगा, तो उसको भी छूट मिलेगा 80C के अंतर्गत। अब तीसरा देखिए आपने कि यदि मकान, कोई भी व्यक्ति यदि मकान खरीदने के लिए, बनाने के लिए ऋण लेता है और ऋण लेने के बाद गत वर्ष में उस ऋण का कुछ हिस्सा किस्तों में जो भुगतान करना पड़ता है, ऋण को वापस करना पड़ता है बैंक को, यदि ऋण का जो भुगतान करता है तो गत वर्ष में, तो उसको छूट मिलेगा 80C के अंतर्गत। यानी कि मकान बनाने के लिए, खरीदने के लिए ऋण लिया था, उस ऋण का भुगतान कर रहा है, बैंक को वापस कर रहा है ऋण को, तो वो भी छूट मिल जाएगा 80C के अंतर्गत। यहाँ पे सबसे पहले है कि कंपनी, दूसरा है कि एक संस्था, उसके बाद कि जो मकान खरीदने और बनाने के लिए ऋण लिया गया था उस ऋण को भुगतान करना गत वर्ष में, धारा 80C के अंतर्गत कटौती मिल जाएगा। ये सब पूरा होगा एक व्यक्ति की दशा में। और ये जो मकान था, जो मकान का ऋण का भुगतान हो रहा है गत वर्ष में, उस मकान से जो आय होगा, जिस मकान को बनाने के लिए ऋण लिया गया था, उस मकान से जो आय होगा वो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य होना चाहिए, तभी इसको कटौती स्वीकृत होगा, वरना इसको कटौती स्वीकृत नहीं होगा। तो पार्ट 2 में यही था कि मकान के संबंध में कि एक कंपनी जिसका उद्देश्य रहता है कि भारत में मकान बनाने के लिए और क्रय करने के लिए लोगों को वित्तीय लोन देना या फिर ऋण देना, दीर्घकालीन ऋण देना, इसका उद्देश्य है, और वो कंपनी सरकार द्वारा अधिसूचित है, तो उसको, और उसकी जो कंपनी है, उस कंपनी की जो योजना है, उस योजना में यदि कोई व्यक्ति अनुदान करता है, जमा करता है, तो उसको छूट मिलेगी 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रुपए। उसके बाद यदि कोई संस्था जिसका उद्देश्य कस्बों में जाना, गांव में जाना, उसका सुधार करना, विकास करना, ऐसा यदि किसी संस्था का प्राधिकरण का उद्देश्य है, तो उसके जमा योजना में यदि कोई व्यक्ति जमा करेगा तो उसको भी छूट मिलेगा 80C के अंतर्गत। वो भी पूरा 1.5 लाख तक लिमिट है, सीमा है, उससे ज्यादा उसको नहीं मिल सकता है, कम मिल सकता है। अब तीसरा नंबर क्या है कि यदि कोई व्यक्ति मकान को खरीदने के लिए, बनाने के लिए ऋण लिया और ऋण का गत वर्ष में कुछ हिस्सा भुगतान किया, तो उसको भी छूट मिलेगा 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख। अब जो ये मकान, जिस मकान के लिए ऋण ले गया था, उस मकान से जो भी आय होगा, मकान संपत्ति से आय में कर योग्य होना चाहिए, तभी इसको छूट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो पार्ट 2 में मकान के संबंध में ही था, हो गया है पूरा।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं फिर से समझाने का आपको कोशिश करूंगा।